नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट क्लास 7 के अध्याय 4 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस अध्याय 4 में हम देखेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि लिंग भेद या जेंडर के बारे में देखेंगे दोस्तों इस चैप्टर में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो दोस्तों, जो मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं, मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को पढ़ता हूं और जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पे अच्छे से डिस्कस करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जो मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिलती है। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने की योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसे ही रवैया, एक जैसी ही नज़रिया है। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि क्या सभी जगह पर सभी की नज़रिया एक जैसे है या नहीं है। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देती है। बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग समाज जो है स्त्री और पुरुष को अलग अलग तरीके से महत्व देती है। ये भी आपने देखा होगा, स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं और पुरुष उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं जब घर में काम करती हैं और पुरुष वही काम बाहर पुरुष करता है, तो महिलाओं के काम को कम महत्व दिया जाता है पुरुषों के काम की तुलना में। और इसी पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो दोस्तों, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम देखेंगे एक महिला एवं पुरुष के कामों को, लड़के एवं लड़कियों के बारे में, लिंग भेदभाव एवं जेंडर के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये बहुत से आपको यहाँ पर सामग्री दिखाई गई है दोस्तों। इन सामग्रियों को दिखाने का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पस होगा दोस्तों, और इसके बारे में अभी हम साथ साथ जब थ्योरी पार्ट पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 1920 के दशक में। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना। तो सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना, वहाँ उसके बारे में देखते हो दोस्तों। और ये कहानी है 1920 के दशक की। तो देखते हैं यहाँ पे, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक बड़ा भाग है। समूह का यानी कि छोटे छोटे द्वीप समूहों का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो देखो दोस्तों, जो समोआ समाज हुआ करता था, ये 1920 के दशक में जो उनके बच्चे हुए थे वो स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों को देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। तो देखो दोस्तों, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और स्कूल न जाने की वजह से ये जो घर के बड़े लोग होते थे, इन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता था। तो जैसे घर के बच्चों की देख रेख करना, घर का काम करना आदि कामों में इन्हें लगा दिया जाता था कि ये घर के कामों में लगे रहें। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि दोस्तों ये समुद्र के किनारे रहते थे, तो ये द्वीप मछलियों को पकड़ना इनका प्रमुख कार्य एवं महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो देखो दोस्तों, इनका ये मुख्य कार्य था, इसलिए इस कामों को ये जल्दी सीख जाते थे और इन्हें इस काम को करने में इनकी रुचि भी रहती होगी दोस्तों। इस वजह से भी ये बच्चे मछली पकड़ने का काम जल्दी सीख जाया करते थे।
आगे देखते हैं, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों के पास आ जाती थी। वे प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र में होते थे। तो देखो दोस्तों, जो बच्चा 5 से 6 वर्ष की उम्र का होता था, वो बच्चा छोटे बच्चों को देख रेख में लग जाता था। उन छोटे बच्चों को, जो बच्चा चलना शुरू कर रहा है, और जैसे ही छोटा बच्चा चलना प्रारंभ कर देता था, उनके अभिभावक, माता या पिता उन बच्चों की देख रेख करना खुद से बंद कर देते थे, और उनसे बड़े जो बच्चे होते थे, 5 साल के आसपास के बच्चे, उन्हें लगा देते थे उन बच्चों की देख रेख में दोस्तों। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं से 5 वर्ष के आसपास के उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करती थी, लेकिन जब लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। देखो दोस्तों, लड़का जैसे बड़ा हो रहा है, 9 वर्ष की उम्र होने के बाद लड़का अपने ग्रुप में आ जाता था और वो बाहर के क्षेत्रों में जाकर के काम सीखने लगता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कामों को सीखने लगता था। लड़कियां जब तक 13-14 वर्ष की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। देखो दोस्तों, वहीं पर लड़के जब 9-10 साल के हो रहे हैं, तो उनको बाहर के कामों के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियां 13-14 वर्ष तक घर में ही रहती हैं और घर के कामों में, घर के अपने जो बड़े लोग हैं उनके कामों को करती हैं। लेकिन एक बार जब वे 13-14 वर्ष की हो जाती थी, तो वे अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। तो देखो दोस्तों, लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होने के बाद, यानी 14 वर्ष के बाद वे अधिक स्वतंत्र होती थी। उसके पहले उन्हें सब कुछ काम करने की आज़ादी नहीं होती थी, स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं होती थी जितना लड़कों को मिल जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। तो देखो दोस्तों, ये जो महिलाओं के काम होते थे, महिलाओं से संबंधित जो भी काम होते थे, वो काम वो लड़कियां किया करती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो दोस्तों, इस बात से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो है लड़के जो हैं खाना बनाने का काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। यानी कि खाना पकाने का काम जो है लड़के करते थे, उसमें अधिकांश काम लड़के करते थे और उनकी हेल्प जो है दोस्तों लड़कियाँ किया करती थी खाना बनाने के कामों में। अब आगे देखते हैं। अभी हमने 1920 के दशक का काम देखा, अब यहाँ पर देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो ये मध्य प्रदेश की चर्चा है दोस्तों, और ये 1960 के दशक की बात है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। लड़कियों की स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। तो देखो दोस्तों, लड़के 6ठी क्लास में जाने के बाद ही लड़के और लड़कियों को स्कूल को अलग कर दिया जाता था। लड़के को लड़कियों से अलग कर दिया जाता था और जो लड़कियों का स्कूल होता था, उस स्कूल की बनावट लड़कों की स्कूल की बनावट से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। जैसा कि आपने देखा, उस लड़कियों की स्कूल के बीच में एक आंगन हुआ करता था दोस्तों। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था, जो स्कूल से लगा हुआ होता था। यानी स्कूल के आसपास मैदान होता था जिसमें लड़के खेलते थे। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे,
क्योंकि लड़कियां और लड़कों की स्कूल अलग 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 थे दोस्तों, और छुट्टी का समय दोनों का सेम हुआ करता था, तो इसलिए लड़कियों से मुलाकात हो जाती थी उस रास्ते से आते जाते बच्चों की। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम था। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि उन्हें कोई छेड़ न दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। तो देखो दोस्तों, लड़कियां जो हैं सीधे स्कूल से निकलने के बाद सीधे घर जाती थी। उन्हें डर रहता था कि उन्हें कोई छेड़े ना या उन्हें कुछ कहे ना, उन्हें उन पर कोई हमला ना करे। लेकिन वहीं पर लड़कों को देखो तो लड़के जो है कुछ न कुछ एक्टिविटी में लग जाते थे दोस्तों। जैसे यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से भी सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल दोस्तों, आज के बचपन से और वो 1 2 3 दशक पहले का जो बचपन था उनमें बहुत अंतर देखने को आज भी मिल जाता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। बिल्कुल दोस्तों, आज भी देखने को मिलता है कि जो समाज है वो लड़के और लड़कियों में अंतर करता है, और ये आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह पर, और हर शहर में ये अंतर देखने को मिलता है। यह बहुत कम आयु में ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। तो ये भी दोस्तों, ये तो आपको हर घर हर परिवार में देखने को मिल जाता है कि लड़कों को बड़े खिलौने, कार जैसे खिलौने को खेलने के लिए दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को गुड़िया और गुड्डे दिए जाते हैं। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चे को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। बिल्कुल दोस्तों, बच्चे वहीं से सीखना प्रारंभ करते हैं और उन्हें वहीं से लगने लग जाता है कि हाँ, हमें इस प्रकार का काम करना है, इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से रहना है। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनकर रखा जाता है, और प्रतिदिन की बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को जैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को सीधी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में उनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ सकता है या पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा देखा जाता है और उन्हें बताया भी जाता है कि आप किस तरीके का व्यवहार करोगे, किस तरीके से बात करोगे, किस तरीके से आपका कपड़े का पहनावा होगा, उठना बैठना आपका किस तरीके से होगा, और ये आपके बाद के जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए दोस्तों, ये शुरू से ही ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाने लगती है। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। यानी कि जो स्त्री काम करती है और जो पुरुष काम करते हैं उनको समान रूप से मान्यता नहीं मिलती है। स्त्री के कामों को जो है कम मान्यता दी जाती है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो बिल्कुल दोस्तों, एक कहानी है। आप इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेजों को देखो दोस्तों। इसमें एक कहानी है कि एक महिला और एक पुरुष जो है घर में रहते हैं। तो महिला
के कामों को तवज्जो नहीं दी जाती है। ये कहा जाता है कि आप क्या काम करती हो, तो महिला कहती है कि ठीक है, मेरे काम को एक दिन आप संभाल के देखो, आप पूरे घर का काम एक दिन करोगे तब मुझे लगेगा। तो लेकिन एक ही दिन में वो पुरुष जो है ऊब जाता है घर का काम कर कर के दोस्तों। तो इस तरीके से महिलाओं के काम को जो है तवज्जो देना चाहिए, उनको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि महिलाएं जो काम करती हैं सराहनीय है, और वो घर का जो काम संभालती हैं वो सबके बस की बात नहीं होती है। घरेलू काम का मूल्य, तो घरेलू काम का बहुत मूल्य होता है दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि घरेलू काम जो होते हैं, जो महिलाएं घर का काम करती हैं, उसको जो है दोस्तों तवज्जो नहीं दिया जाता है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था, क्योंकि दोस्तों हरमीत जो है वो पुरुष है और जसप्रीत एक महिला है। तो जो जसप्रीत जो काम करती थी वो घर वालों को नहीं लगता था कि वास्तव में वो कोई काम करती है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों और बीमारों का। ये सारे काम दोस्तों महिलाएं करती हैं। ये घर का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो महिलाएं ही करती हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप कौन सा काम करती है, आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों की स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। बिल्कुल दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो घर के अंदर का वो काम होते हैं, घर के अंदर के काम जो होते हैं, जो काम घर की महिलाएं करती हैं, उस काम को महत्व नहीं दिया जाता, और उसके लिए ये कहा जाता है कि आप कौन सा काम करती हो, और उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आप कह सकते हो सहनशीलता वाला काम वही होता है दोस्तों। आगे देखते हैं घर पर कार्य करने वालों का जीवन, उनका जीवन किस तरीके से होता है। उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो अपने घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है कि दोस्तों घर का काम कर सकें और कुछ हाथ बटा सकें। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कामों के लिए अलग से लोग कुछ महिलाओं को रख लेते हैं, ताकि उनका काम कम हो सके और आसानी से काम अच्छे से कर सकें। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, घरेलू काम को महत्व भी कम दिया जा रहा है, इस वजह से ऐसे कामों के लिए मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है और नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थीं। तो देखो दोस्तों, जब वो खाना पकाती थी शाम के समय, तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम
करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? बिल्कुल दोस्तों, वो महिला दिन भर काम करती थी, उसे भी सम्मान चाहिए था, वो भी सम्मान के योग्य थी, लेकिन उसके काम की कोई मूल्य नहीं करता था, उसके काम को कोई महत्व नहीं देता था। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखो दोस्तों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था, जहाँ पर गांव में पानी नहीं आ रहा था, हैजा जैसी बीमारी आ गई थी, तो वहाँ पे भी महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा था। तो ऐसे आज भी कई सारे गांव हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, तो वहां पर महिलाओं एवं लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए, यानी कि घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी जो है, भट्टी और भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वो जंगल से लकड़ी लाती हैं और बड़े बड़े गट्ठर, भारी गट्ठर होते हैं, जिसे सिर पर उठाकर लाना पड़ता है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि के लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जो चूल्हों के सामने गर्मियों के मौसम में जो महिलाएं खड़ी होती हैं, लड़कियां खड़ी होती हैं, ऐसी स्थिति बहुत कठिन होती है दोस्तों, क्योंकि गर्मी के समय में गर्मी बहुत अधिक होती है और वहीं जो आग जलती रहती, आग के सामने और गर्मी बढ़ जाती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हर किसी के बस की बात नहीं है कि वहाँ पर खड़ा होकर खाना बना सके। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाली शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसे काम करते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है कि इन कामों को लगने वाला लंबा समय। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो घर के काम होते हैं इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते। लगता है कि ये तो बहुत ही कम समय का काम है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है। अगर आप सुबह से शाम तक के काम को जोड़ो तो वो भी लगभग एक काफ़ी समय का काम हो जाता है। निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय गठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन में कुछ आंकड़े हैं जो 1998-99 के हैं। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राज्य है, राज्य के नाम है हरियाणा और तमिलनाडु राज्य है। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, तो यहाँ पे हरियाणा में 23 घंटे हैं, तमिलनाडु में 19 घंटे। आगे स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, तो जो बिना पैसे के काम करते हैं दोस्तों, हरियाणा में 30 घंटे हो रहा है, तमिलनाडु में 35 घंटे। स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे दोस्तों, तो उनके काम के घंटे कुछ नहीं जोड़ा जाता, यानी कि वो काम तो करती हैं पर प्रतिदिन दोस्तों 5 से 6 घंटे, लेकिन उनके घंटों की अवधि कहीं जोड़ी नहीं जाती। और पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38 रुपये हरियाणा में और 40 रुपये, यानी 40 तमिलनाडु में दोस्तों। यहाँ पे पुरुष के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे जो है दोस्तों, इनका जो है वो समय जोड़ा जा रहा है प्रति सप्ताह 2 और 4। और यहाँ पे पुरुषों के कुल काम के घंटे दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है आंकड़े। तो इस तरीके से एक चार्ट दिया गया है, ये भी चार्ट समझने में हेल्प करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं महिलाओं के काम और समानता के बारे में। महिलाओं का काम जो है और समानता, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुष के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो
किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए जो कार्य होने चाहिए उसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, ये शासकीय या बड़े लेवल पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारा संवैधानिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दोस्तों, ये संविधान में भी लिखा है, संविधान के द्वारा कहा भी जाता है कि ये स्त्री और पुरुष होने का भेदभाव आप नहीं कर सकते, परंतु वास्तविकता में लिंग भेदभाव यानी लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाएं और लड़कियों पर ही पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब घर में 2 बच्चे होते हैं और लड़की बड़ी हो गई है तो उस पर एक काम बढ़ा दिया जाता है कि जो घर का छोटा बच्चा है उसकी देख रेख करेगी और जो माँ हैं या बड़े लोग हैं वो किसी काम के लिए या जीवन यापन का कोई जो काम होगा उसके लिए बाहर जाएंगे। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र खोला है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में हर कोई जानता है कि आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र जो है हर गांव में खुला है। शासन ने यह कानून बनाया है कि जिसके तहत यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है, तो देखो दोस्तों, यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रेश की सुविधा देनी पड़ेगी, तो उसे बालवाड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना संभव हो सकेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होती है कि बालवाड़ी का होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर 30 महिला या उससे अधिक महिलाएं काम करेंगी वो बालवाड़ी में आएगी और बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को जो है घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों को जो है स्कूल जा पाएंगे, उनको स्कूल जाना संभव हो पाएगा। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। ऐसे प्रायः महिलाओं को काम के दोहरे रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक काम तो घर पर कर रही हैं और दूसरा काम घर के बाहर भी करती हैं दोस्तों, तो उसे दोहरा बोझ कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है जो हम पढ़ रहे थे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो दोस्तों, लैंगिक समानता के बारे में हम देख रहे थे। लैंगिक समानता होनी चाहिए और सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।